हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कंप्लीट वीडियो सीरीज ऑफ एसएसटी फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी जैसी पोस्ट्स के लिए। आज की अपनी फोर्थ क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी समकालीन विश्व के टॉप 50 प्लस एमसीक्यूज। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में सबसे फर्स्ट जो लेक्चर लिया था उस वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। इसके बाद में सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन, वैश्विक आर्थिक मंदी को काफ़ी डिटेल्स में समझा था। एंड इसके बाद जो हमारी थर्ड वीडियो थी उसमें हम लोगों ने वर्कर्स एंड लेबर मूवमेंट्स को भी जान लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों टॉपिक्स के टॉप 50 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इन तीनों वीडियोज को नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन तीनों वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये सारे एमसीक्यूज डिटेल्स में समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट एमसीक्यू से। व्हेन इज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जनरली एक्सेप्टेड टू हैव बिगन? इट मीन, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं एंड आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये जीके है, मीन्स एसएसटी है। इसमें जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसकी हिंदी में आप लोगों को ओरली बता रहा हूँ। एंड आप लोगों को क्या है, जस्ट ओरली हिंदी को सुनना है और इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जनरली मतलब मीन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, कब बिगन हुआ था? तो देखिए, इसका सही एंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1750। यानी जनरली ये सोचा जाता है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो 1750 में शुरू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो दो फेजेस में था। हम कहेंगे कि एक तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड एक था सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो देखिए, फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो तो स्टार्ट हुआ था 1750 में। आप लोगों के लिए सवाल ये है कि जो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसकी शुरुआत हुई थी 1840 में, और ये 1840 से शुरू होकर ये चला था 1870 तक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बर्थ प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज? देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बर्थ प्लेस कौन सा है? इट मीन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कौन से देश से स्टार्ट हुआ था? तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन से हुई थी। अच्छा, आप में से कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट वीडियो को देखा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत क्यों हुई थी? इसके कोई भी बड़े बड़े आप लोगों को 4 मेजर पॉइंट्स बताने हैं। अगर और ये सभी 4 मेजर पॉइंट्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप लोग एमसीक्यूज के साथ साथ में ना उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए करनी चाहिए आप लोगों को अपने माइंड में, ताकि आप लोग एक ही पॉइंट से काफ़ी सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रख सकें। तो देखिए, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। इसका सबसे पहला जो मेजर रीजन था वो ये था एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। इट मीन्स एग्रीकल्चर में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, ये ग्रेट ब्रिटेन में बहुत बड़ा रीजन था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होने का। और क्या कारण थे ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने के? कि भाई उनका जो रिवर सिस्टम था, इट मीन्स उनका जो ट्रांसपोर्ट था वो पूरा रिवर से होता था। मीन्स रिवर्स एंड हम कह सकते हैं ओशियन और सी, समुद्र ने काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो देखिए फ्रेंड्स, बचे हुए 2 पॉइंट्स अब मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज सेड टू हैव कवर्ड द टाइम पीरियड ऑफ? देखिए, यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन पूछा है कि सेकेंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो कब से कब तक था। देखिए, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। इट मीन्स 1840 से 1870 तक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट इनोवेशन एसोसिएटेड विद द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? देखिए, वो कौन सा बेस्ट इनोवेशन है जो कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है, यानी कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कनेक्टेड है? तो देखिए, इसका सही एंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टीम पावर्ड फैक्ट्रीज। क्या होगा फ्रेंड्स?
स्टीम पावर्ड फैक्ट्रीज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द पर्सन क्रेडिटेड विद फर्स्ट यूजिंग द टर्म इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ये वर्ड है इसका इस्तेमाल किया था, इसको यूज किया था। तो वह व्यक्ति हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, लुइस गुलेर्म ओटो। कौन है फ्रेंड्स? लुइस गुलेर्म ओटो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द इन्वेंशन ऑफ विच टेक्नोलॉजी इन स्टीम इंजन्स मेड देम सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस। देखिए इस प्रश्न को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन की जो टेक्नोलॉजी थी वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी स्टीम इंजन की, जिसने स्टीम इंजन को इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूजफुल बनाया, हेल्पफुल बनाया, सूटेबल बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वो थी रोटेटरी मोशन। कौन सी थी स्टूडेंट्स? रोटेटरी मोशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, द सिस्टम ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग फ्रॉम होम वाज कॉल्ड एज। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि स्पिनिंग का अर्थ क्या होता है और वीविंग का अर्थ क्या होता है। देखिए स्पिनिंग का अर्थ होता है धागे बनाना। स्पिनिंग का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? धागे बनाना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में मीन्स बहुत सारे जो रेशे होते हैं जिनको हम रेशे कहते हैं, इन रेशों को मिलाकर अगर कोई व्यक्ति धागे बना रहा है, एक पर्टिकुलर धागा बनाया जा रहा है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पिनिंग। और फिर इन धागों से मिला, काफ़ी सारे धागों से मिलाकर कपड़े बुने जा रहे हैं, इन कपड़ों को बुनने को हम लोग कहते हैं वीविंग। तो देखिए स्पिनिंग और वीविंग यानी कि धागे बनाना और कपड़े को बुनना अपने घर पर, इसको क्या कहते थे फ्रेंड्स? तो इसका सही एंड करेक्ट ऑप्शन होगा पुटिंग आउट सिस्टम। देखिए पुटिंग आउट सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं कुटीर उद्योग। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कुटीर उद्योग। अच्छा देखिए इसमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक कुटीर उद्योग होते थे यानी कि पुटिंग आउट सिस्टम था, इससे लोगों को फायदा क्या होता था? पहली बात तो देखिए इसको लोग अपने घर पर यानी कि अपने होम पर ही करते थे। और कौन लोग करते थे? जैसे कि सपोज कीजिए किसी घर में कोई हाउस वाइफ है, वो अपने घर पर ही कुटीर उद्योग यानी कि पुटिंग आउट सिस्टम कोई ना कोई एक ऐसे काम करते थे जिनसे उनको एक्स्ट्रा इनकम मिल सके। क्या मिल सके फ्रेंड्स? एक्स्ट्रा इनकम। और कुटीर उद्योग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फॉर एग्जांपल टेलर यानी कि दर्जी का काम कुटीर उद्योग में शामिल होता है। और इसको मोस्टली क्या करती थी? घर पर बैठकर वुमेन करती थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक वुलन इंडस्ट्री। यानी कि वो कौन सी एक्ट थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से चलाई गई थी और उसकी जो वूलन इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चलाई गई थी। तो ये एक्ट थी फ्रेंड्स कैलिको एक्ट। कौन सी एक्ट थी फ्रेंड्स? ये कैलिको एक्ट। अब देखिए कैलिको एक्ट में क्या किया गया था? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन दोनों पर बैन लगा दिया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द इन्वेंशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड 2 months वर्क टू बी completed इन 1 day, द टेक्नोलॉजी इज। देखिए वो कौन सा इन्वेंशन था, वो किस चीज़ का इन्वेंशन था जिसने 2 month के वर्क को सिर्फ और सिर्फ 1 day में करने की टेक्नोलॉजी हासिल की? तो ये वर्क था फ्रेंड्स कॉटन जिन। क्या फ्रेंड्स क्या था ये किस चीज़ का इन्वेंशन था फ्रेंड्स? ये कॉटन जिन का। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो ये टॉप 50 MCQs को डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉप 50 MCQs की जो वीडियो है आप लोगों को कम से कम 3 टाइम्स देखनी है और 3 टाइम्स आप लोगों को खुद से इनको सॉल्व कर करके देखना है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने वीडियो को देखा और आपने इसको स्किप कर दिया, नहीं, बल्कि आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 10th क्वेश्चन है इसको मैंने अभी तक बताया नहीं है, आप लोगों को वीडियो को पॉज करके खुद से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोगों को इस आंसर को देखना है और इस प्रकार से आपको ये वीडियो कम से कम 3 टाइम्स देखना है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 3 टाइम्स देख लिया तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। एंड जो ये 3 टाइम्स आप लोग इस वीडियो को देखोगे, ये 3 टाइम्स 1 day के अंदर नहीं देखना आप लोगों को, अदर डेज में। फॉर एग्जाम्पल आज आप लोगों ने एक बार ये वीडियो देख ली, नेक्स्ट डे फिर अगल सेकंड डे फिर आप लोग इस वीडियो को देखना एंड थर्ड डे फिर अगेन आप लोग इस वीडियो को देखना। इस प्रकार से आप लोगों को पूरे 50 क्वेश्चंस याद हो जाएंगे।
चूज द ऑड वन आउट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को ऑड वन आउट चूज करना है। सबसे पहले है प्लेनिंग मशीन। देखिए प्लेनिंग मशीन क्या होती थी, चीज़ों को प्लेन करने के लिए काम आती थी। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ों को चपटा बनाने के लिए काम आती थी। सेकंड है मिलिंग मशीन। देखिए फ्रेंड्स, मिलिंग मशीन का काम क्या होता था, ये एक तरह से कटिंग मशीन थी। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ब्लेड लगा होता था और उस ब्लेड से चीज़ों को काटा जाता था। थर्ड है स्टेशनरी स्टीम इंजन। देखिए स्टेशनरी स्टीम इंजन किस लिए काम आता था, पावर जनरेट करने के लिए, यानी कि तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ऑड वन आउट का अगर हम सही ऑप्शन देखें तो वो होगा नन ऑफ द अबव। इट मीन्स क्योंकि ये तीनों ही मशीन्स हैं, ये तीनों ही जो मशीन है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय पर डेवलपमेंट हुआ था इन तीनों मशीन्स का, इसलिए इनमें से कोई भी ऑड वन आउट नहीं है, बल्कि ये सभी के सभी एक जैसे हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट इंटरसिटी रेलवे लाइन ऑफ द वर्ल्ड वाज। देखिए सबसे पहले अगर हम मुंबई टू थाने बात करें तो मुंबई से थाने जो रेल चली थी वो इंडिया में सबसे पहले चली थी। बट अगर हम इन द वर्ल्ड बात करें पूरी दुनिया में सबसे पहली इंटरसिटी रेलवे लाइन कौन सी थी, तो पूरी दुनिया की सबसे पहली इंटरसिटी जो रेलवे लाइन थी वो थी ऑप्शन नंबर थर्ड, लिवरपूल से मैनचेस्टर की ओर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा 11th क्वेश्चन पे, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि आए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12th क्वेश्चन। दिस इंडस्ट्री इज डैश वाज निकनेम्ड कॉटन ओपोलिस। देखिए फ्रेंड्स, एक सिटी है, इसको किस नाम से जाना जाता है, कॉटन ओपोलिस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सिटी कौन सी है, देखिए फ्रेंड्स ये सिटी है मैनचेस्टर। कौन सी सिटी फ्रेंड्स है, मैनचेस्टर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 13th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ईयर्स ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। देखिए फैक्ट्री एक्ट क्या थी, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एंड इसके बाद में जो ये दो फैक्ट्री एक्ट, एक तरह से दो फैक्ट्री एक्ट आई थी, ये दोनों फैक्ट्री एक्ट किस किस सन में आई थी, किस ईयर उसमें आई थी, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्ट्री एक्ट्स क्या थी, तो फैक्ट्री एक्ट्स जो फैक्ट्री के मजदूर थे, फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे, उनको रिलीफ देने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कुछ एक्ट थी। और ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्री एक्ट थी ये आई थी, सबसे फर्स्ट एक्ट आई थी 1833 में एंड सेकंड एक्ट आई थी 1844 के अंदर। तो देखिए जो 1833 में जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आई थी, इसने जो चिल्ड्रन की कंडीशन थी, चिल्ड्रन की जो कंडीशन थी फैक्ट्रीज के अंदर, इसको सुधारने का काम किया। एंड जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट थी जो 1844 में आई थी, इसने सबसे पहले ध्यान दिया जो फैक्ट्रीज में वर्कर काम करते हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी पर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। द सिस्टम ऑफ इंक्लोजिंग द कॉमन लैंड एंड बैनिंग देयर पब्लिक यूज वाज कॉल्ड। देखिए वो ये जो सिस्टम थे जो कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, कि बड़े जो किसान थे उन लोगों ने सारी गाँव के आसपास की जितनी भी भूमि थी, जितनी भी जमीन थी, सबको ले लिया था। तो इस वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ इनक्लोजिंग द कॉमन लैंड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ इनक्लोजिंग द कॉमन लैंड बोलते हैं। तो इसका एक और नाम से इसको जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इनक्लोजर मूवमेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इनक्लोजर मूवमेंट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। चूज द करेक्ट ईयर व्हेन द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन ब्रिटेन। देखिए जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था ये ब्रिटेन में कब हुआ था, तो ये ब्रिटेन में हुआ था 1688 में। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1688 में। एंड जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, यानी कि बिना खून के रिवॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। चूज द करेक्ट ईयर व्हेन वाज द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन ब्रिटेन। अरे ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक जी। देखिए 15 का आंसर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 1688 में, और जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था इसका एक और नाम क्या था, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 19 अक्टूबर 1929 इज नोन इन हिस्ट्री एज। आप लोगों को हमने जब ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन की वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में समझाया था कि 29 अक्टूबर
1929 को एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक ट्यूसडे। और क्या हुआ था फ्रेंड्स इस दिन, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 29 अक्टूबर 1929 को ऐसा क्या हुआ कि इस दिन को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स इसी दिन को यानी 29 अक्टूबर 1929 ब्लैक ट्यूसडे के दिन को ही हम लोग कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत, यानी बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन हुई थी 29 अक्टूबर 1929 से। तो ब्लैक ट्यूसडे इस दिन हुआ क्या था कि और क्यों इसको ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से होमवर्क क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वर हार्ड हिट बाय द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। देखिए इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिट हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, वो थी माइनिंग की इंडस्ट्री एंड वो थी हैवी इंडस्ट्री, यानी ए एंड बी दोनों। इट मीन्स हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की मीनिंग क्या है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज इन मोनार्की, चेंज इन सोशल सिस्टम, चेंज इन प्रोडक्शन सिस्टम, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो मीनिंग है वो क्या है, चेंज इन प्रोडक्शन सिस्टम। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स बनने लगे, यानी कि हाथों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को अब मशीनों के द्वारा बनाया जाने लगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडमंड कार्टराइट इन्वेंटेड। देखिए एडमंड कार्टराइट ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था। तो एडमंड कार्टराइट ने जिस चीज़ का इन्वेंशन किया था वो थी क्या थी फ्रेंड्स, पावर लूम। क्या थी फ्रेंड्स, पावर लूम। अच्छा देखिए अगर इन्वेंशन की बात हुई है तो आप लोगों को कुछ इन्वेंशंस और हैं जो आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। हम लोग यहीं पर जानने की कोशिश कर लेते हैं कि कुछ और इन्वेंशंस थे जो किसने क्या किया। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लेते हैं कि जो पावर लूम थी ये है क्या चीज़ थी। देखिए फ्रेंड्स, पावर लूम जैसे आप लोगों को यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की एक मशीन थी जो काफ़ी बड़ी मात्रा में कपड़े बनाती थी धागों से। क्या बनाती थी फ्रेंड्स, धागे से कपड़ा बनाने की मशीन थी, जिसको हम लोग कहते हैं पावर लूम। और इसका इन्वेंशन किया था एडमंड कार्टराइट ने। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि जो इन्वेंशंस हुए थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय पर वो सभी आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली आपको ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा अगर इन्वेंशन की बात हुई है तो देखिए सबसे पहले हमने बात की कि पावर लूम का इन्वेंशन किया था एडमंड कार्टराइट ने। इसके बाद अगर हम बात करें कॉटन जिन, कॉटन जिन, तो देखिए फ्रेंड्स कॉटन जिन का आविष्कार किया था एली विटने। किसने किया था फ्रेंड्स, एली विटने ने कॉटन जिन का आविष्कार किया था। और कॉटन जिन का आविष्कार एली विटने ने किस ईयर में किया था, तो ये किया था 1793 में। ये फ्रेंड्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को जानने की आवश्यकता है और इनको आप लोग याद भी रखिएगा। इसके बाद में एक और आविष्कार हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं फ्लाइंग शटल। आप लोगों ने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा अगर आप लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वीडियो को देखा था। तो देखिए फ्लाइंग शटल जो आविष्कार था ये किसके द्वारा किया गया था, जॉन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, जॉन के। और इनका जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था 1733 में। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक और इम्पोर्टेंट मशीन है जिसका आविष्कार किया था, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर फ्रेम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वाटर फ्रेम। तो वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था रिचर्ड और राइट ने। किसने किया था फ्रेंड्स, रिचर्ड और राइट। और इसका आविष्कार रिचर्ड और राइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था 1769 में। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलिको क्लोथ विच हैड अ ग्रेट डिमांड इन ब्रिटेन वाज अ प्रोडक्ट फ्रॉम। देखिए एक कैलिको नाम का एक कपड़ा था जिसकी ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़ी डिमांड थी, और इसकी जो मांग ब्रिटेन के अंदर थी, बट इसका उत्पादन कहाँ पर होता था ये आप लोगों को बताना है।
तो देखिए कैलिको क्लॉथ जिसकी डिमांड ब्रिटेन के अंदर बहुत भारी मात्रा में थी, इसका आविष्कार यानी कि इसका उत्पादन होता था कालीकट यानी कैलीकट के अंदर। और जो कैलीकट है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये है अपने इंडिया के केरला के अंदर, यानी अपना इंडिया का जो केरल है, केरल के अंदर है कैलीकट, और यहीं पर होता था कैलिको क्लॉथ का निर्माण। अच्छा, ये कैलिको क्लॉथ कैसा था, क्या ये मशीन से बनता था या फिर हैंड से बनता था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हैंड यानी कि हाथों के द्वारा हाथ अपने हाथों से बना जाता था, इसलिए ग्रेट ब्रिटेन में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। हु वाज जॉन्स गुटनबर्ग? देखिए जॉन्स गुटनबर्ग कौन थे? तो जॉन्स गुटनबर्ग कौन थे फ्रेंड्स, ये आप लोगों को आई थिंक पता होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो जॉन्स गुटनबर्ग कौन थे? डेवलप्ड द प्रिंटिंग प्रेस, इन्होंने एक जो प्रिंटिंग प्रेस थी इसको डेवलप किया था। मीन्स प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करने वाले जो व्यक्ति थे उनको उनका नाम है जॉन्स गुटनबर्ग। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द 10 आवर मूवमेंट वाज। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय, देखिए फ्रेंड्स कुछ टॉपिक्स ऐसे जो आई थिंक हमने अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला जो चैप्टर था उसमें डिस्कस नहीं कर पाए थे, जैसे कि 10 आवर मूवमेंट उसमें से एक है। तो कोई नहीं, अगर एक ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं तो आप लोगों को बेनिफिट है, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का बेनिफिट भी यही होता है कि जो चीज़ें हम लोग अपने थ्योरी वाले सेक्शन में नहीं समझ पाए उनको हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखिए 10 आवर मूवमेंट क्या था? 10 आवर मूवमेंट एक मूवमेंट था जिसमें वर्किंग जो आवर्स थे लेबर्स के इन फैक्ट्रीज के अंदर में उनको फिक्स किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ। देखिए इनमें से वो कौन सी चीज़ थी जिसके इन्वेंशन के बाद में, जो मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके इन्वेंशन से ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो वो क्या था फ्रेंड्स, क्या वो टेलीफोन था, क्या वो टेलीविजन था, क्या वो एरोप्लेन था, या फिर वो स्टीम इंजन था? जैसे कि फ्रेंड्स ये चीज़ थी स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की शुरुआत होने के बाद से ही हम लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। वेयर दोज लॉज सॉरी डैश वर दोज लॉज विच प्रिवेंटेड द इम्पोर्ट ऑफ चीपर फूड अंटिल प्राइसेस इन ब्रिटेन हैड राइजन टू अ सर्टेन लेवल। देखिए वो क्या कानून थे जो सस्ते भोजन के आयात को रोकते थे, यानी सस्ते भोजन का जो आयात था उसको रोका था जब तक ब्रिटेन की कीमतें एक निश्चित स्तर पर नहीं बढ़ जाती हैं। तो कौन सा था फ्रेंड्स, ये था कॉर्न लॉज। कौन सा था फ्रेंड्स, कॉर्न लॉज। देखिए यहाँ पर हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है इसमें, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्न लॉ या कॉर्न कानून भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। टू ड्रेन द माइंस माइनर्स फ्रेंड्स वाज इन्वेंटेड इन 1698 बाय डैश। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, माइंस को की जो खदान जो माइंस होती थी उनकी जो खुदाई होती थी, माइंस की खुदाई के लिए एक आविष्कार किया गया जिसका नाम दिया गया माइनर्स फ्रेंड, यानी जो माइनर्स होते जो माइनिंग करते थे उनका दोस्त। और इसका आविष्कार किया गया था 1698 में। तो किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था थॉमस सेवरी के द्वारा। देखिए इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक हो सकती है अगर आप लोग ध्यान देने की कोशिश करें। इनके नाम में है सेवरी। सेव का मतलब क्या होता है, किसी की सुरक्षा करना, है ना। और क्योंकि माइनर्स का फ्रेंड, भाई एक ऐसी मशीन जो माइनर्स की फ्रेंड है, इसका मतलब वो माइनर्स की सुरक्षा कर रही है कि वो माइंस में दब के ना मर जाए या माइंस में किसी और अलग परेशानी से ना मर जाए। फ्रेंड्स देखिए ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके नाम में सेवरी है, यानी सेव है, और इन्होंने माइनर्स को सेव किया यानी माइनर्स के फ्रेंड कहलाया। तो एक बेसिक सी ट्रिक हो सकती है कि इसके नाम से आप लोग माइनर्स फ्रेंड किसने इन्वेंट किया इसको याद रख सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। In 1814, the railway engineer George Stephenson constructed a locomotive called। देखिए 1814 में जो रेलवे इंजीनियर थे जॉर्ज स्टेफसन, इन्होंने एक लोकोमोटिव को कंस्ट्रक्ट किया था, एक लोकोमोटिव को बनाया था। तो इस लोकोमोटिव ये लोकोमोटिव कौन सा था? तो देखिए इसका नाम था द ब्लूचर। क्या नाम था फ्रेंड्स, द ब्लूचर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस वेंट बैंकरप्ट ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन।
देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में समझा था कि वो कौन से बिजनेसेस थे या वो कौन सा बिजनेस था जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय पे बैंकरप्ट हो गया था, यानी कि दिवालिया हो गया था। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? दिवालिया हो गया था। तो देखिए ये बिजनेस था बैंकिंग का बिजनेस। कौन सा बिजनेस था फ्रेंड्स? ये बैंकिंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। गोल्ड gold exports from India played a very important role in the global economic recovery after the Great Depression. Name the economist who acknowledged this contribution. देखिए, हमने ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन वाली वीडियो में ये तो जाना था कि ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन को काउंटर करने के लिए, एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन को हम कहेंगे, उसका सामना करने के लिए जो इंडिया था, इंडिया से गोल्ड को काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों ने जाना था अपने इकोनॉमिक डिप्रेशन वाली वीडियो में। बट वो कौन से वैज्ञानिक थे या वो कौन से एक तरह से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस पॉइंट पर फोकस किया या जिन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया, ध्यान में दिया? तो कौन थे फ्रेंड्स? वो थे जॉन मेनार्ड केन्स। कौन थे फ्रेंड्स? वो जॉन मेनार्ड केन्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हम कहेंगे कि शायद याद होगा या शायद बहुतों को नहीं भी होगा। एंड सेकंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आपके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द न्यू डील? देखिए न्यू डील क्या थी? न्यू डील किसने शुरू की? शुरू की का मतलब आई मीन टू से दैट कि न्यू डील के फादर किसको कहा जाता है? देखिए न्यू डील के जो फादर है वो तो कहा जाता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बट न्यू डील थी क्या? ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अपने होमवर्क में इट मीन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉनिक बिल्डिंग्स इन द यूएसए वाज वर बिल्ट ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन? देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना था कि जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो कितनी बड़ी आर्थिक मंदी थी पूरी दुनिया के इतिहास की। बट इतनी बड़ी मंदी के समय भी अगर कोई बिल्डिंग बनाई जाए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन किया जाए, है ना, मतलब मीन्स बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया जाए, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि भाई इतने इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय पर भी ये बिल्डिंग्स बनी, इतना पैसा खर्च किया गया, तो ये बिल्डिंग्स कौन सी थी? तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्डिंग्स कौन सी थी? गोल्डन गेट ब्रिज था, एंड सेकंड हम कहेंगे रॉकफेलर सेंटर था। इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड अगर किसी ऑप्शन में है तो वह ऑप्शन नंबर 4 1 एंड 2 दोनों। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन 30 का सही आंसर है गोल्डन गेट ब्रिज एंड रॉकफेलर सेंटर। ये दोनों ही ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय पर बनाए गए थे अमेरिका के अंदर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज नीडिड सीजनल बेस्ड वर्कर्स? देखिए ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज थी जिनमें सीजनल वर्क मिलता था, यानी कि सीजनल, उनमें सिर्फ जो वर्कर्स थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता था। तो ऐसी इंडस्ट्रीज कौन सी थी फ्रेंड्स? क्या वो कॉटन टेक्सटाइल था? क्या वो बुक बाइंडर्स था एंड प्रिंटर्स थे? क्या वो शू मेकर्स थे या फूड मेकर्स थे? देखिए वैसे तो ये वाले क्वेश्चन को हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था इकोनॉमिक डिप्रेशन वाले चैप्टर में, बट फिर भी सपोज कीजिए कि अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा ना, तब भी आप लोग इसका आंसर काफ़ी इजीली दे सकते हैं। जस्ट एक कॉमन सेंस लगाने की आपको आवश्यकता है। वो क्या है? देखिए कॉटन टेक्सटाइल, क्या कपड़ों की जो आवश्यकता वो सिर्फ और सिर्फ किसी सीजन में होती है? नहीं होती। क्या जो शू होते हैं, क्या उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी सिर्फ सीजन में होती है? नहीं, बल्कि तो पूरी साल होती है। और फूड की रिक्वायरमेंट भी पूरी साल होती है। बट जो बुक बाइंडर्स थे एंड जो प्रिंटर्स थे, इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सीजनल होती थी। इसलिए हमारा सही एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। द फाइट बाय रूरल ब्रिटेन अगेंस्ट मैनचेस्टेरियन, सॉरी, द फाइट बाय द रूरल द फाइट बाय द रूरल ब्रिटेन अगेंस्ट मैकेनाइजेशन केम टू बी कॉल्ड? देखिए फ्रेंड्स, इट मीन जो रूरल ब्रिटेन एरिया था, यानी कि गांव का जो ब्रिटेन एरिया था, वो मैकेनाइजेशन यानी कि जो मशीनीकरण था उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी उन लोगों ने, इसको क्या कहा
कहा गया था? क्या इसको एंटी इंडस्ट्रियल रायोट्स कहा गया था, फाइट अगेंस्ट मैकेनाइजेशन कहा गया था, या स्विंग रायोट्स कहा गया था, या फिर कैप्टन रायोट्स कहा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लोगों ने पढ़ा था स्विंग रायोट्स क्या है, हम लोगों ने भी पढ़ा था कि स्विंग रायोट्स क्या है। तो इनको कहा गया था स्विंग रायोट्स। स्विंग रायोट्स क्या थे फ्रेंड्स? जो रूरल ब्रिटेन था, इट मीन्स ग्रामीण जो ब्रिटेन था, जो लोग अपने कुटीर उद्योग यानी अपने हाथों से जो निर्माण करते थे किसी चीज़ों का, वस्तुओं का, इन लोगों ने विरोध किया, इन लोगों ने अगेंस्ट लड़ाई करी, किसके? मैकेनाइजेशन के, यानी मशीनीकरण के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट लेबर यूनियंस ऑफ द वर्ल्ड? देखिए फ्रेंड्स, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप लोग कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि जो हम ये कौन से चैप्टर से फ्रेंड, पहली बात तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से? तो ये जो हमने थर्ड वीडियो बनाई थी, जिसे मतलब हमने जाना था वर्कर्स एंड लेबर मूवमेंट्स, यानी कि जो मजदूर थे उनके उनकी कंडीशंस कैसी थी, और उनके जो मूवमेंट्स है वो क्या थे, उनकी कौन कौन से संगठन बने थे, उस वाले चैप्टर यानी थर्ड वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को जाना था। तो देखिए, लेबर वर्कर्स एंड लेबर मूवमेंट्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वर्कर्स थे उनकी सबसे पहली यूनियन थी उसका नाम क्या था? तो वर्कर्स की जो सबसे फर्स्ट यूनियन थी उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? नेशनल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लेबर। इसको याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? देखिए, इनमें से वो कौन सा टर्म है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बेस्ट अच्छे प्रकार से डिस्क्राइब करता है, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ, इट मीन्स ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। तो देखिए, अ फाइट अमंगस्ट इंडस्ट्रीज, क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडस्ट्रीज के बीच में फाइट हो रही थी? शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मेथड्स टू प्रोडक्शन फ्रॉम मशीन, या फिर जो हैंड प्रोडक्शन था उसका शिफ्ट किया गया मशीन प्रोडक्शन में? यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन इंडस्ट्री, या फिर इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर्स का यूज स्टार्ट हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ओनली सेकंड। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का अर्थ ही ये है कि जो हैंड प्रोडक्शन का था उसको मशीन प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमंग्स द यूरोपियन कंट्रीज देयर वाज अ रेस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन गोइंग ऑन, what does it reflect on the European society of the 18th century? Each country with technology wanted to excel the other countries on the other countries in order to gain maximum benefits. The European countries had decided to compete each other and industrialized country। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे क्या पूछा गया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी, उनके अंदर एक रेस छिड़ी हुई थी, उनके अंदर एक दौड़ लगी हुई थी, भाग दौड़ लगी हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय। वट डज इट रिफ्लेक्ट इन द यूरोपियन सोसाइटी, और इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो इस बात को शो करता है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में एक भाग दौड़ लगी हुई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय पर? तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो सभी की सभी जो कंट्रीज थी जिनके पास में अच्छी टेक्नोलॉजी थी, वो चाहते थे कि दूसरी कंट्रीज भी एक्सेल करें टेक्नोलॉजी में, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि द यूरोपियन कंट्रीज हैड डिसाइडेड टू, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो अपनी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज यानी अदर कंट्रीज को कॉम्पीट करना चाहती थी, उनका विरोध करती थी, या उनसे इस रेस में जीतना चाहती थी। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री कुड इजीली कैप्चर अनदर कंट्री, कि भाई जिसके पास जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है वो दूसरी कंट्री को आसानी से जीत सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही एंड करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ओनली 1, क्योंकि इसमें पहले तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थी वो दूसरी कंट्रीज को जीतने के लिए नहीं सोचती थी। सेकंड चीज़, वो उनसे कॉम्पीट करने के लिए भी नहीं सोचती, बल्कि उनका तो पर्पज ही सिर्फ एक था,
और ये था कि मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन बिहाइंड द कैलिको एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, कैलिको एक्ट क्या थी, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब इन चारों में से वो कौन सा पॉइंट जो कि कैलिको एक्ट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है, अच्छे प्रकार से डिस्क्राइब करता है। तो टू इनेबल इजी एक्सेस टू इम्पोर्ट्स, क्या कैलिको एक्ट में जो इम्पोर्ट था उसका एक्सेस इजी हो गया था, या फिर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक वूलन इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, या फिर जो वूलन इंडस्ट्री, डोमेस्टिक वूलन इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट करना था फॉरेन कॉम्पिटिटर से, या फिर टू सपोर्ट कलकत्ता इन बिकमिंग द रिचेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, कि जो भाई कलकत्ता का जो इंडिया का जो कलकत्ता का था उसको रिचेस्ट रीजन बनाने के लिए सपोर्ट करना इसका उद्देश्य था, या फिर टू इनेबल इंडिगो फार्मर्स टू गेन मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, जो इंडिगो के जो फार्मर्स थे, नील की खेती करने के जो फार्मर्स थे, उनको मैक्सिमम रेवेन्यू मिले, या फिर उसका ये पर्पस था। देखिए इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई थिंक अभी तक आप लोगों को ये याद भी आ गया होगा कि जो डोमेस्टिक वूलन इंडस्ट्री थी इसको प्रोटेक्ट करना था फॉरेन कॉम्पिटिटर से, और इसीलिए कैलिको एक्ट को लागू किया गया था। तो इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ओनली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए फ्रेंड्स, द ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, ब्रिटेन में जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया था, ये आया था हमारा ये एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया था हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, ये हम लोग अपने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इज कंसिडर्ड वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बिल्कुल, कि जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन था ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने का एक कारण था, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया क्योंकि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया। अगर अगर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन नहीं आता तो शायद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी नहीं आ पाता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की वजह से ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ पाया। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव फार्मर्स टेक्निक्स वर वन ऑफ द अर्लीस्ट इनोवेशंस। देखिए पहली बात तो कि जो एग्रीकल्चर की फील्ड थी उसके अंदर ही सबसे पहले जो इनोवेशन हुए थे वो हुए थे, और इन इनोवेशंस की वजह से जो एग्रीकल्चर थी वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगी और कम लोगों की ज़रूरत वहाँ पर होने लगी। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन को अगर हम देखें, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, देखिए जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी उसको इम्प्रूव किया गया था, कर दिया गया था, तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही है। अगर सेकंड ऑप्शन सही है तो थर्ड को हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड पुटिंग आउट सिस्टम वर्क। देखिए जो पुटिंग आउट सिस्टम था जिसको हम लोग हिंदी में कुटीर उद्योग कहते हैं, कुटीर उद्योग बोलते हैं, ये वर्क कैसे करता है। पीपल से इन ए कम्युनिटी सेंटर, अच्छा पीपल सेट इन ए कम्युनिटी सेंटर, कि जो लोग हैं वो कम्युनिटी सेंटर के अंदर बैठते हैं एंड वर्क टुगेदर, और एक साथ काम करते हैं। तो नहीं, देखिए पुटिंग आउट सिस्टम अपने घर में होता है, हम लोग जान चुके कुटीर उद्योग, जो कुटीर उद्योग है पुटिंग आउट सिस्टम है, वो लोग अपने घर पर ही चीज़ों का निर्माण करते हैं अपने हाथों से। पीपल प्रोड्यूस गुड्स इन देयर ओन होम्स, देखिए बिल्कुल अपने खुद के घर में लोग क्या है निर्माण करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों का। तो ज़्यादा हम लोगों को टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमको 38 क्वेश्चन का सही ऑप्शन मिल चुका है। अगर एग्जाम में भी आप लोगों को ऐसा सही ऑप्शन मिल जाए, आप लोग अगर श्योर हैं, तो आप लोगों को जरूरत नहीं है कि आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को रीड भी करें अपने टाइम सेव करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड डिस्क्राइब द ल्यूडिड्स। देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ल्यूडिड्स को बेस्ट एक्सप्लेन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, दे पेसफुली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट एक तरह से प्रोटेस्ट किए थे। दे प्रिपेयर्ड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड कैरिड पिटिशंस टू पार्लियामेंट अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए ये भी गलत है कि भी उन्होंने न्यूज़पेपर्स को प्रिपेयर किया था और पार्लियामेंट के अगेंस्ट, मीन्स ये सारी चीज़ें गलत हैं। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑफन सैबोटेगेट इंडस्ट्रीज, डेफिनेटली। देखिए हमारा 39 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा,
दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, एंड ऑफन सैबोटेगेटेड इंडस्ट्रीज। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। द कॉलोनीज वर्कड एज अ टू वे सिस्टम इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स दैट। देखिए कॉलोनीज, कॉलोनीज का मतलब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, वेयर इज कॉलोनीज, कॉलोनीज, कॉलोनीज का मतलब है कि जिन देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन का रूल था, उन देशों को बोला गया है कॉलोनीज। तो जो कॉलोनीज थी वो टू वे सिस्टम बन, उन्होंने टू वे सिस्टम का काम किया। तो इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जिससे ये बात साबित होती है या सिद्ध होती है। तो कॉलोनीज प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली जो कॉलोनीज थी उन्होंने क्या करा था, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया था और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट भी प्रोवाइड की थी। ये लोग ये वाला फैक्ट हम लोग इकोनॉमिक डिप्रेशन वाली वीडियो में अच्छे से जान चुके हैं। तो आगे के जो पॉइंट्स हैं उन लोगों को, अच्छा एक सेकंड पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें ऑप्शंस कुछ अलग प्रकार से हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। कॉलोनीज प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल्स एंड पेड फैक्ट्री टैक्सेस। तो देखिए जो कॉलोनीज थी उन्होंने फैक्ट्री टैक्सेस को तो पे नहीं किया था। भाई कॉलोनीज फैक्ट्री टैक्सेस को पे क्यों करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। कॉलोनीज प्रोवाइडेड मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली भाई मार्केट तो उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी। एंड ऑल्सो गेव फैक्ट्री टैक्सेस। देखिए अगेन फैक्ट्री टैक्सेस की बात है तो फैक्ट्री टैक्सेस किसी भी कॉलोनी ने प्रोवाइड नहीं किए थे, पे नहीं किए थे। कॉलोनीज प्रोवाइडेड एडिशनल गेटवे फॉर इंडस्ट्री ऑनर्स टू सेव टैक्सेस बाय डोनेटिंग। यार डोनेट क्यों करेंगे, कोई भी जो, भाई सपोज करो कि ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा किया और इंडिया वाले पैसा डोनेट करेंगे उनको, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। इट मीन्स ओनली वन, इट मीन्स 40 का सही एंड करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को बताना है कि 41 जो क्वेश्चन है इसका सही एंड करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो भी होगा ए, बी, सी या डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी कंसिडर्ड अ रीजन फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। इनमें से कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है जो कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक रीजन हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ कॉलोनीज विच कुड प्रोवाइड रॉ मटेरियल, कि भाई जो कॉलोनीज थी जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती थी इंडस्ट उसको ब्रिटेन को, क्या ये एक कारण हो सकता है। डेफिनेटली भाई ये वाला भी एक कारण हो सकता है। लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट विच वर फेवरेबल टू ओपनिंग, भाई ऐसे कानून जो कि इंडस्ट्रीज ओपन करने के फेवर में थे, बिल्कुल। अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरनल टैरिफ्स, भाई जो इंटरनल जो टैरिफ टैक्सेस थे उनको हटा देगा सरकार के द्वारा, तो डेफिनेटली। तो इसका आंसर 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। चूज द इंसिडेंट दैट ट्रिगर्ड ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। भाई वो कौन सा इंसिडेंट था जिसने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को ट्रिगर्ड कर दिया, एक तरीके से एक बार में काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ा दिया। तो कौन सा इंसिडेंट था बच्चे, वो इंसिडेंट था, आप लोगों को पता है 29 अक्टूबर 1929 को, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक ट्यूसडे। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ब्लैक ट्यूसडे। और जो ब्लैक ट्यूसडे की जो एक घटना है कब हुई थी, 29 अक्टूबर 1929 को। और ये क्या था, मैंने इससे पहले आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि ये ब्लैक ट्यूसडे क्या चीज़ थी, मीन्स इसमें हुआ क्या था। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स, इस दिन क्रैश ऑफ द न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, यानी कि जो न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट था ये क्रैश कर गई थी और इसी ने ट्रिगर कर दिया था, यानी इसी ने काफ़ी तेज मात्रा में बढ़ा दिया था, इंक्रीज कर दिया था, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन को शुरू कर दिया था। तो 43 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द ग्रेट डिप्रेशन यानी वैश्विक आर्थिक मंदी हैड डिवास्टिकेटिंग devastating results in most countries. Which of the following statements best explains that?
कि भाई ज़्यादातर कंट्रीज में तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था, उसका जो रिजल्ट था वो काफ़ी बेकार रहा। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इसको बेस्ट एक्सप्लेन करता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट बिगेन टू राइज, तो देखिए क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था? तो डेफिनेटली भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा था। एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज सफर्ड ट्रिमेंडसली एज दे हैड मोर एग्रीकल्चरल सप्लाई एंड लेस डिमांड। तो डेफिनेटली देखिए जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज यानी जो किसान थे, किसान की जो कम्युनिटीज़ थी, उनके पास में प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनको खरीदने की जो डिमांड थी वो बहुत कम थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। इंडस्ट्रियल आउटपुट डिक्लाइंड डीपली। जो इंडस्ट्रियल जो आउटपुट था यानी कि मीन्स हम कहेंगे एक देश से दूसरे देश में सामान का बिकना, इंडस्ट्रीज का के जो मटेरियल था उनका बिकना, सेल होना, ये बहुत बड़ी मात्रा में डिक्लाइन कर गया था। तो डेफिनेटली ये भी सही है। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही एंड करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ना 45 से लेके 50 के आसपास तक, 45 टू 50, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है इस टॉपिक को पर अभी तक। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को, इट मीन्स मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 44 के आस 44 तक आप लोगों को सारे क्वेश्चन अगर याद नहीं हुए हैं, तो आप लोग पहले इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 50 तक के जो 5 क्वेश्चन है ना, इनको एज अ टेस्ट आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। कि आप लोग ऐसे कोशिश कीजिए कि ये आप लोगों का टेस्ट है 5 क्वेश्चन का, और इसमें आप लोग कितने नंबर्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए इसमें आप लोग को मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है कि मैच करने हैं, और ये पूरे 5 के 5 क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग के हैं। इसमें आप लोगों की नॉलेज कितनी है ये आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि आप लोगों की खुद की नॉलेज कितनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मैच क्या हम सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कर सकते हैं? देखिए नहीं भाई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अलग अलग चीज़ें हैं। क्या इसका हम पावर लूम से कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, पावर लूम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक हम कहेंगे इन्वेंशन है ना। क्या हम टेक्सटाइल से कर सकते हैं? क्या गुड्स प्रोड्यूस्ड एट होम्स एज पार्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री से कर सकते हैं? ठीक है, तो हम अभी के लिए कंफ्यूज है कि शायद इन दोनों में से कोई भी एक इसका ऑप्शन हो सकता है। क्यों? आगे और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हमारा क्लियर हो जाए कि वो पावर लूम होगा या फिर टेक्सटाइल्स होगा। 1840 से लेके 1870, देखिए ये तो हम लोग को डेफिनेटली मिल चुका है। 1840 से लेके 1870 तक हम लोगों ने जाना था, ये सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय था। तो बी का जो मैच होगा वो होगा बी का मैच फर्स्ट से। पुटिंग आउट सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग क्या था फ्रेंड्स? जो गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको अपने घर पर ही बनाने को हम लोग क्या कहते हैं, पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। इनोवेशन इन टेक्सटाइल, देखिए पावर लूम तो क्या था, पावर लूम एक इनोवेशन था जो कि टेक्सटाइल की फील्ड में हुआ था, है ना। तो अपना लास्ट बचा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मैच होगा टेक्सटाइल्स से। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने इजीली हम लोगों ने इसका मैचिंग की है। अगर शायद हमको एक आधा ऑप्शन नहीं भी पता, उसके बावजूद इसकी मैचिंग हो जाती है अगर आप लोग माइंड लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसको भी एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है इसको जान पाएँ आप। हम लोगों ने फ्लाइंग शटल किसने आविष्कार किया था, इसका डिस्कशन किया था इससे पहले। स्टीम इंजन किसने डिस्कस किया था? आई थिंक ये डिस्कस हमने नहीं किया। थ्रेशिंग मशीन किसने डिस्कस किया था? ये नहीं किया। स्टीम पावर किसने डिस्कस किया था? ये नहीं किया। बट अगर नहीं भी किया तो आप लोग पहले इसको गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, और उसके बाद इसको एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लाइंग जो शटल है उसका आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। स्टीम इंजन की अगर हम बात करें तो स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने इसका आविष्कार किया था। थ्रेशिंग मशीन की अगर बात करें तो थ्रेशिंग मशीन का आविष्कार किया था एंड्रयू मेकल ने किया था। एंड स्टीम पावर की अगर हम लोग बात करें तो एक ही ऑप्शन बचा है, और वो क्या है फ्रेंड्स? स्टीम पावर का आविष्कार किया था थॉमस सेवरी ने किया था। अच्छा देखिए, थॉमस सेवरी आप लोगों को आई थिंक नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें सेव वर्ड आ रहा है, और इसकी हमने एक ट्रिक बनाई थी। और वो ट्रिक क्या थी आप लोगों को यहाँ से याद करने की आवश्यकता है। वह क्या थी फ्रेंड्स? माइनर्स फ्रेंड का आविष्कार किया था किसने? थॉमस सेवरी ने। और थॉमस सेवरी ने ही स्टीम पावर का भी आविष्कार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 47। देखिए मैनचेस्टर, आई थिंक आप लोगों को याद आना चाहिए मैनचेस्टर क्या था। हमने जाना था कि जो फर्स्ट इंटरसिटी रेलवे लाइन चली थी वो लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक चली थी। जो फैक्ट्री एक्ट थी वो क्या थी, हमने जाना था 1833 और 1844 दो फैक्ट्री एक्ट लागू हुई थी। देखिए फैक्ट्री एक्ट 1833 डेफिनेटली हमको डायरेक्ट मिल गया, है ना। फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन द वर्ल्ड, तो भाई पहली इंडस्ट्रियल सिटी दुनिया के अंदर में कौन सी थी, मैनचेस्टर थी। इजिप्ट, भाई इजिप्ट क्या कॉटन के लिए फेमस था इजिप्ट। अगर हम लेडीज की बात करें तो प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट इंडस्ट्रीज, भाई इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे। ये हम लोगों ने इससे पहले एमसीक्यूज के माध्यम से जान चुके हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए एफिशिएंट गुड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन सॉरी, एफिशिएंट फूड प्रोडक्शन, एंड ऑफ द कॉमन्स, डिफरेंट टैक्सेस इन डिफरेंट रीजन्स, सिंगल टैरिफ सिस्टम। देखिए अगर आप लोगों को सपोज कीजिए, ध्यान दीजिएगा, मैं एज स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरफ ध्यान दूंगा। इनक्लोजर मूवमेंट बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए कि इनक्लोजर मूवमेंट क्या था फ्रेंड्स। इनक्लोजर मूवमेंट जो लैंड थे, गांव के आसपास की जमीन थी, उनको काफ़ी बड़ी एक तरह से खरीद लिया गया था। तो एंड ऑफ कॉमन्स हम कह सकते हैं कि सेकंड का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। एफिशिएंट फूड प्रोडक्शन, देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में जो फूड का प्रोडक्शन हुआ, ये क्या फ्रांस में हुआ है, ब्रिटेन में हुआ या फिर ब्रिटिश एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। भाई एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में ही तो फूड का प्रोडक्शन होगा काफ़ी बड़ी संख्या में। डिफरेंट टैक्सेस इन डिफरेंट रीजन्स, तो भाई देखिए डिफरेंट टैक्सेस इन डिफरेंट रीजन्स थे फ्रांस के अंदर में। एंड सिंगल टैरिफ सिस्टम था ब्रिटेन के अंदर, हम लोगों ने जाना था इसको जब हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वीडियो हमने की थी, डिस्कस की थी। उसमें ये काफ़ी पहले ही हमने जान लिया था कि ब्रिटेन के अंदर में क्या था, सिंगल टैरिफ सिस्टम था। यानी कि कौन कौन से 3 देश थे, ब्रिटेन, वेल्स एंड एक कंट्री और थी। इन 3 कंट्रीज में हम लोगों ने जाना था कि सिंगल टैरिफ सिस्टम इनमें लागू था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन की ओर। देखिए ब्लैक ट्यूसडे, अब ब्लैक ट्यूसडे आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश इन न्यूयॉर्क एक्सचेंज। बात खत्म। वन कॉज फॉर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, भाई ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो एक कॉज था वो क्या था, हम कह सकते हैं भाई ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो कॉज था वो था अंडर कंजप्शन। इफेक्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक, इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया, भाई इंडिया पर जो इफेक्ट था इकोनॉमिक डिप्रेशन में वो क्या था, रिडक्शन इन व्हीट प्राइजेस, यानी जो अनाज के जो प्राइजेस थे वो घट गए थे, रिडक्ट हो गए थे। एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड, देखिए गोल्ड का जो एक्सपोर्टर था इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय वो तो इंडिया था। ये काफ़ी मीन्स काफ़ी बड़ा पॉइंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, सीजनल लेबर, तो देखिए भाई सीजनल लेबर किसमें मिलती थी ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अच्छा, सीजनल लेबर जो थी वो क्या थी, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज थी ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की। गोल्डन गेट ब्रिज, जो गोल्डन गेट ब्रिज था ये हम लोगों ने जाना था कि अमेरिका में बनाया गया था इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय। आइकॉनिक बिल्डिंग इन यूएसए बिल्ड ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। डस्ट बाउल, देखिए फ्रेंड डस्ट बाउल क्या थी, ड्रॉट इन मिड वेस्ट यूएसए, एक ड्रॉट था जो मिड वेस्ट यूएसए में आई थी, इसको हम लोग कहते हैं डस्ट बाउल। और न्यू डील क्या थी, ये फ्रैंकलिन, न्यू डील के फादर भी हम लोगों ने जाना था इससे पहले एमसीक्यूज में, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट न्यू डील के फादर हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हम लोगों ने जानने की कोशिश की है टॉप 50 एमसीक्यूज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।